नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। फिलहाल हम मौजूद हैं कानपुर में। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी वैसे तो लखनऊ है, लेकिन कानपुर वो शहर है जिसे यूपी का दिल कहा जाता है। इसे आप प्रदेश की आर्थिक राजधानी कह सकते हैं। इस बार चुनाव यहां बहुत ज्यादा खास हैं। 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का विधानसभा चुनाव चल रहा है, जहां 59 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब में सभी 117 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में आज तक पर आपको हर सीट से जुड़ी एक एक अपडेट हम देने वाले हैं। लेकिन कानपुर में जिस सीट पर हम मौजूद हैं, यह सीट अपने आप में खास है। खास इस लिहाज से है क्योंकि परिसीमन के पहले यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन जब परिसीमन 2012 में हुआ, उसके बाद सीट बनी। उसके बाद यहां पर बीजेपी के अच्छे दिन आ गए। 2012 में सतीश महाना, उसके बाद 2017 में तकरीबन 1 लाख वोटों से सतीश महाना यहां जीत कर आते हैं। लेकिन फिर परिस्थितियां बदलती हैं, माहौल बदलता है, नए समीकरण आते हैं और नए समीकरण में एक नए तरह के चुनाव होते हैं, जिसमें सतीश महाना, जो कि आज तक चुनाव नहीं हारे, उन्हें भी घर घर जाना पड़ रहा है। इससे लेकर तमाम प्रदेश की अलग अलग सीटें जो हैं, उनको लेकर हर एक अपडेट हम आपको देंगे। हर छोटी बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक हम आपको देंगे। कई और बड़ी बातें जो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। दरअसल तीसरे दौर में यूपी में मतदान के 7 घंटे पूरे हो गए हैं, और अगर 7 घंटे के मतदान की बात की जाए तो इस वक्त जो आंकड़ा आ रहा है वो 35.88% आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। एटा और मैनपुरी में मतदान की रफ्तार जो है वो काफी तेज हो गई है। पंजाब की बात की जाए तो 1 बजे तक 34.10% मतदान हुआ है, और 7 घंटे के बाद ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से सीट दर सीट हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि औरैया में 35.03%, एटा में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, 42.24% वहां वोट हुए हैं। इटावा की बात की जाए तो वहां पर 36.27%, फर्रुखाबाद में 35.04%, फिरोजाबाद में 38.24%, हमीरपुर की बात की जाए 35.82%, हाथरस जो कि मुख्य केंद्र बना हुआ था उत्तर प्रदेश चुनावों का, वहां पर 36.61%, जालौन में 37.50%, झांसी जो कि बुंदेलखंड का हिस्सा है 32.83%, कन्नौज जहां की खुशबू इस बार किसे महकाएगी, वहां पर 37.78%, कानपुर जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर वोटिंग कम हुई है 28.50%, कानपुर देहात की बात की जाए 34.40%, कासगंज में 37.62%, ललितपुर में 42.12%, महोबा 38.12% और मैनपुरी जहां पर 41.14% वोटिंग हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश की तमाम वो बड़ी सीटें जहां पर चुनाव चल रहे हैं। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि 59 सीटों पर यहां पर लगातार वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग को लेकर सबसे बड़ी कवरेज जो है वो आज तक कर रहा है। 59 अलग अलग सीटों पर हमारे 59 रिपोर्टर मौजूद हैं जो आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अब देखिए, चुनावों का दौर है तो वार पलटवार का दौर भी जारी है। अनुराग ठाकुर, बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर मंत्री, उन्होंने यूपी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और यह कहा कि अहमदाबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज तक ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए क्या कुछ निशाना उन्होंने समाजवादी पार्टी पर साधा। ठाकुर की बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। क्या असेसमेंट है बीजेपी का? 2 चरण हो गए हैं, तीसरे चरण की वोटिंग शाम तक खत्म होनी है। कितने सीट्स? उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2019 में कमल का फूल खिलाया, 300 पार करके भाजपा को जिताया। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी जनता के आशीर्वाद से भाजपा लगाएगी, और पहले 2 चरण भी शानदार गए और तीसरे चरण में तो हम पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। आपने मोदी जी, योगी जी, अमित जी और बाकी सब पार्टी के नेताओं की रैली में जो जोश जुनून देखा है, वो अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश को विकास को आगे भी जारी रखना चाहती है, निरंतरता चाहती है, और उत्तर प्रदेश की जनता यहीं पे नहीं रुकना चाहती। इसी तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास युक्त उत्तर प्रदेश और नंबर 1 उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी जी को फिर मौका देगी। इटावा में पूरा परिवार एक आया, मुलायम सिंह, शिवपाल और अखिलेश एक ही बस में नजर आ रहे हैं। बस तो एक थी, फोटो भी एक थी, लेकिन फोटो में साफ दिखता था अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो चाचा को क्या देनी थी, बस की कुर्सी भी देने से मना कर दिया। ये संकीर्ण सोच,
ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। करहल पर कहा था कि मैं आके सिर्फ नॉमिनेशन करूंगा, लेकिन नेताजी को भी बुलाना पड़ा कैंपेन के लिए, और नेताजी भी नाम भूल गए कैंडिडेट कौन था। ये साफ पता चलता है कि आखिरकार करहल पे स्थिति क्या है। एसपी सिंह बघेल जी जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों के काम आते हैं और 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। और देखिए करहल में इतिहास रचेंगे, एसपी सिंह बघेल जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अखिलेश का एक बयान और सामने आया है कि बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। जिन्होंने पहले आतंक को संरक्षण दिया हो, अपराधियों को संरक्षण दिया हो, अहमदाबाद बम धमाकों से सीधे तार पर समाजवादी पार्टी के जुड़े हों, आखिरकार आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है। अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान समाजवादी के भाईजान। आखिरी सवाल दे रहा हूं अनुराग जी आपको, असेसमेंट आज तीसरा चरण का चुनाव है, कितनी सीट तीसरे चरण में निकाल रही बीजेपी? आप चरण वाइज मत देखिए, आप ये देख लीजिए हर चरण में भारतीय जनता पार्टी आगे ही बढ़ रही है। ये जो कैराना से काशी तक ये आंधी तूफान और फिर सुनामी बनती जाएगी, 300 पार भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ये थे अनुराग, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जी। इन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी इस बार 300 का आंकड़ा पार करेगी और जीत हासिल करेगी। समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधा निशाना साधा समाजवादी पार्टी पर। हमारे कई संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण सिन्हा हमारे साथ एटा से जुड़ रहे हैं, संतोष शर्मा कन्नौज से जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा फिरोजाबाद से, और मेरी सहयोगी नेहा बातम हाथरस से जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगा फिरोजाबाद से। पिछली बार बीजेपी ने यहां पर बड़ी शानदार जीत दर्ज की थी, इस बार वहां पर क्या स्थिति है? जब 7 घंटे का मतदान हो गया है, क्या लग रहा है वहां पर वोटिंग कैसे हो रही है? अगर पोलिंग बूथ पर है तो जरा तस्वीरें भी दिखाइए और वहां का सियासी गुड़ागड़ी जो है वो भी आज तक के दर्शकों को समझाइए। देखिए, मैं बिल्कुल अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं पोलिंग बूथ की जो सिचुएशन है। ये सुबह से यहाँ पर ऐसी बनी हुई है, लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं और वोट कर अपने घर जाकर ही फिर जलपान कर रहे हैं और बाकी कामों को कर रहे हैं। लेकिन लाइन का जो सिलसिला है वो इस टूटा नहीं है, इतनी ही लंबी लाइन है पोलिंग बूथ के बाहर और हर पोलिंग बूथ पर मतदाता आकर बड़े खुश हो रहे हैं। और ये एक चीज बड़ी एक कह सकते हैं शुभांकर की मतदाताओं में बड़ा जोश है इस बार मतदान को लेकर। ये कहा जाता है कि एक वोट किसी भी सरकार को बदल सकता है, तो ये मतदाता अब जरूर जानता है। फिरोजाबाद जो है वो उद्योगों के लिए जाना जाता है, छोटे उद्योग है। कानपुर जहां आप हैं वो तो बड़े औद्योगिक नगरी हो सकती है, लेकिन फिरोजाबाद कम नहीं है। यहाँ पर कांच से बनी चीजें जो हैं वो बनाई जाती हैं, शैंडले बनाए जाते हैं, लाइट्स हैं, कांच की अन्य आइटमों को बनाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ साल के अंदर, 2 साल के अंदर जिस तरीके से कोविड महामारी हुई उसके दौरान जो है कई उद्योग धंधे बंद पड़ गए, लोग बेरोजगार हैं, लोग पूछ रहे हैं कि कहां है रोजगार। बिल्कुल हिमांशु, हमारी भी लगातार नजर इसी बात पर रहेगी। कांच का शहर जो है, यहां पर किसके सपने बनते हैं, किसके सपने टूट जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि हम आपको लखीमपुर खीरी लेकर चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, कुछ कह रहे हैं वो। आइए सीधे रुक करते हैं लखीमपुर खीरी। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे प्रदेश में थे। महीनों कर्फ्यू, सैकड़ों लोग मारे गए, व्यापारिक प्रतिष्ठान तबाह हुए, हिंदुओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन भाइयों बहनों, 5 साल का आपका भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का कार्यकाल भी आपके पास है। एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या दंगा हुआ? बात को लेकर के सांप्रदायिक तनाव व्यक्त करने वाले, धमकी देने वाले इन 5 सालों में कहीं धमकी देते हुए दिखाई दिए थे? भाइयों बहनों, 5 साल में कोई दंगा नहीं। 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज, बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संचालन करते थे,
ये सभी भय के मारे बिलों के अंदर छुप गए या जेल के अंदर चले गए या दूसरे लोग की यात्रा में प्रस्थान कर गए। लेकिन प्रदेश के अंदर किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी गई। और जिन लोगों ने प्रदेश में गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया था, भाइयों बहनों, उस अवैध निर्माण पर और माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाने में भी सरकार ने कोई गुरेज नहीं की। ये जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आया है ना, इसका भी अवैध निर्माण लखनऊ में था, वहां भी बुलडोजर चला है। इन लोगों की जितनी अवैध कमाई है उसी के लिए बुलडोजर दो ही कार्य के लिए बना है, या तो आपके लिए सड़क निर्माण के लिए या माफिया को बुलडोजर से ठीक करने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, लखीमपुर खीरी में मौजूद है और अब आपको सीधे हरदोई लेकर चलते हैं जहां चौथे चरण का मतदान होना है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। मिलेगा ना? 10 मार्च को जवाब मिलेगा ना? साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी, छिनेती, लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे, दिया बरे घर लौटाओ। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा, एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया, अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे। लेकिन आपको
केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास, 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 देश का विकास, विकास, विकास। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं। इसलिए ये गैर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। साथियों, यूपी में आपने जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है, वो किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। कोई कह सकता है क्या कि यूपी में खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है दिल्ली में भारत की सरकार खानदान की सरकार है? कोई कह सकता है क्या? ये गरीब, किसान, नौजवानों की सरकार है। हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया। भाइयों, मुझे बताइए, यूपी का मैं सांसद हूं, यूपी के लोगों की मदद से मैं प्रधानमंत्री बन गया, और मैं यूपी के लिए कोई काम करूं, और लखनऊ में इनकी सरकार बैठी थी, 17 तक मुझे कोई काम नहीं करने दिया। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को फिर से अगर लाओगे तो मुझे काम करने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ ना, मुझे काम करने देंगे क्या? आपका भला करने देंगे क्या? माताओं बहनों की सेवा करने देंगे क्या? नौजवानों के लिए काम करने देंगे क्या? तो ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? पक्का? इन लोगों ने ठान लिया था कि यूपी में विकास का कोई काम केंद्र सरकार को करने ही नहीं देंगे। अरे इतने शर्माते थे, इतने शर्माते थे, शायद भीतर से इतने कांपते थे कि मैं यहां आता था, कार्यक्रम करता था, वो मेरे साथ मंच पे ले आते थे, एयरपोर्ट से ही भाग जाते थे। उनको डर लगता था कि कहीं कुछ पूछ लेंगे और मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा। साथियों, यूपी में गरीब के लिए काम तब शुरू हुआ जब 2017 में आपने यहां डबल इंजन की सरकार बनाई। इन 5 सालों में हमने हरदोई के करीब 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। यह आंकड़ा याद रहेगा आपको? आंकड़ा आपको याद रहेगा? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं भाई, ये आंकड़ा आपको याद रहेगा? हरदोई में हमने आकर के योगी जी की सरकार बनने के बाद 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। लेकिन इसके समय में हरदोई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
शायद मुश्किल से आप उंगली से गिन सको, इतने घर भी नहीं बनाए थे। क्या ये गरीब का भला हुआ था? क्या हमने गरीब का भला किया कि नहीं किया? गरीब को पक्का घर मिला मतलब नई जिंदगी मिली कि ना मिली? इनके समय में शौचालय बने, गरीब के लिए शौचालय बने। कितने बने? 34,000। आंकड़ा याद रखोगे? आप आंकड़ा याद रखोगे? कितने शौचालय बने? 34,000। योगी जी के आने के बाद कितने शौचालय बने? उनके जमाने में 34,000, योगी जी के जमाने में 5 लाख। कहां 34,000 और कहां 5 लाख? ये पैसा कहां जाता था भाई? ये योगी जी के पैसे गरीब के घर तक पहुंचते थे, शौचालय बनता था, हिसाब लिया जाता था, और उनके जमाने में 34,000 बने। बाकी क्या हुआ ये तो आपको पोलिंग बूथ पे जाके बताना होगा। इसी तरह योगी जी की सरकार आई, तब हम पूरे प्रदेश में गरीब बहनों के लिए उज्ज्वला के गैस सिलेंडर दे पाए, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे पाए। योगी जी की सरकार ने अभियान चलाकर बिजली को हर घर, गरीब के घर तक बिजली पहुंचाया, नई बिजली कनेक्शन दिए, गांव गांव बिजली पहुंची है। लेकिन भाई और बहनों, जिन्होंने तब आपके घरों को अंधेरे में रखा। लगातार विधानसभा चुनावों पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें एक बार फिर से कि उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, तो वहीं पंजाब में सभी 117 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पल पल की अपडेट जो है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उस रफ्तार से अभी नहीं है, कुछ एक जिलों को हटा दें, लेकिन कानपुर में जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर ही मतदान काफी स्लो चल रहा है। लेकिन ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। शुरुआती दौर में जाटलैंड में चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, दूसरी बेल्ट जो आती है वो मुस्लिम बाहुल इलाकों की होती है, और ये वो सीट है या ये वो फेज है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो इस फेज में गेन करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। कुछ प्रतिक्रियाएं चुनाव से जुड़ी हुई हैं, हम आपको सुनवाते हैं, फिर लौटेंगे हमारे संवाददाताओं के पास। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द कैसे समझेंगे? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो सरकार मजदूरों को पैदल पैदल चलाई, और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, किस तरीके से किसान बर्बाद हो गया। एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है, एक परिवार वाला ही परिवार के प्रति जो दायित्व है वो समझ सकता है, एक परिवार वाला ही ये समझ सकता है उसकी परिवार के लिए जिम्मेदारी क्या है, एक परिवार वाला यही समझ सकता है कि महंगाई का असर उसके परिवार पर क्या पड़ता है। अरे हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्या लेना देना है सिलेंडर महंगा हो जाए? इस उत्तर प्रदेश में पहले केवल एक सिपाही महोत्सव होता था, महोत्सव के आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था कि इस महोत्सव का मतलब क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महोत्सव का मतलब अयोध्या के दीपोत्सव से होता है। हमारी संवेदना गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है। लेकिन सपा की सहानुभूति किसके प्रति है, उनकी संवेदना किसके प्रति है? उनकी संवेदना पेशेवर अपराधी, माफिया और आतंकवादियों की प्रति है। उनका तो कोई भरोसा नहीं है, वो तो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। उन्हें स्वार्थ जहां दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है, कल कहां होंगे? कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाएं। उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे। इस बार साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है, इस बार पता नहीं
भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच जाएगी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू की थी, 47 सीट से 325 आए थे, ये दोबारा 47 पर पहुंच जाएंगे। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। कमजोर सीट पर 3 बार जाया जाता है और मजबूत सीट पर जाया ही नहीं जाता। फिर आपको ये टिकट किसी ने दी नहीं है, आपने पिक एंड चूज किया, तो इतना परेशान क्यों है? घर के 6 लोगों से यहाँ क्यों वोट मंगवा रहे हो? तो अलग अलग सियासी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण सिन्हा एटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष शर्मा कन्नौज से और हिमांशु फिरोजाबाद से। लेकिन सबसे पहले संतोष, आपके पास हम चलते हैं। कन्नौज वो जगह जहां पर इत्र की खुशबू को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं, पूरे देश में वहां के इत्र की चर्चा होती है, लेकिन अगर सियासी फिजा में हवा की बात की जाए तो क्या माहौल वहां पर है? जब 7-8 घंटे मतदान हो गया है, क्या अभी भी बढ़ चढ़कर लोग आ रहे हैं? जरा हाल बताइए कन्नौज का। देखिए, आप जिस शहर में खड़े हैं उसे मैनचेस्टर कहा जाता है, औद्योगिक नगरी है, पढ़ाई लिखों का शहर कानपुर है। लेकिन अगर हम कन्नौज की बात करें तो कन्नौज का जो एवरेज अभी तक जो पोलिंग 16 जिलों में है वो 35.88 है। लेकिन कन्नौज के लोगों का उत्साह आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी महिलाएं, बच्चे जो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि कन्नौज जैसे छोटे शहर से भी लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। अब अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज का इत्र पुराने जमाने से प्रसिद्ध रहा है, दुनिया में इसकी खुशबू बिखरती रही है। लेकिन बीते कई सालों से अगर कन्नौज की सियासी अगर बात करें तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव यहाँ पे चुनाव मैदान में रही, यहाँ से सांसद रहे। 2017 के चुनाव में बात करें तो जिस सीट पर मैं ये मौजूद हूँ, ये अपने आप में रोचक सीट है। कन्नौज जिले में 3 सीटें हैं, कन्नौज सदर, तिरवा और कन्नौज जो सदर सीट है, यहां से कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण मैदान में हैं। कानपुर से पुलिस कमिश्नर असीम अरुण के सामने समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी जो निवर्तमान विधायक हैं उनको मैदान में उतारा है। कन्नौज की सीट बेहद अहम इसलिए भी हो जाती है, भले ही मुलायम परिवार की साख करहल, जसवंत नगर और सीटों पर लगी हो, लेकिन कन्नौज भी कहीं ना कहीं ये लोग अपना मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का कुनबा वो कन्नौज को भी अपना ही एक इलाका मानता है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर भी अपनी साख को बचाना, बरकरार रखना बेहद अहम होगा। हालांकि 2017 के चुनाव में 3 में से 2 सीटें बीजेपी के पास। बिल्कुल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे कोई नई जानकारी आती है फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक बार श्रेया के पास चलते हैं, झांसी में वो मौजूद है। श्रेया, मैं आपसे झांसी केवल नहीं, मैं पूरे बुंदेलखंड को लेकर सवाल पूछूंगा, क्योंकि पिछली बार चुनावों में बीजेपी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया था। यह माना जाता है कि बीजेपी का वो बड़ा गढ़ है जिसे पिछली बार बीजेपी ने हथिया लिया था। इस बार वहां पर क्या स्थितियां हैं, जरा समझाइए, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से झांसी की भी और बुंदेलखंड की भी। जी हाँ, बिल्कुल। वोटर टर्नआउट की अगर बात किया जाए तो झांसी नगर छोड़ के बाकी जो एरिया है जैसे बबीना, मोरानीपुर और गरौठा, वहाँ पे वोटर टर्नआउट काफ़ी हद तक पिकअप कर चुकी है। सवेरे हमने देखा कि थोड़ा स्लो वोटर टर्नआउट था, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो जैसा कि इस बूथ में मौजूद है गरौठा में, यहाँ पे भी लगातार वोट आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हमने बातचीत भी की खूब सारे वोटर्स से, हमने जो प्रत्याशी है उन लोगों से भी बात की। तो जो मुद्दा यहाँ से उठकर आ रहा है वो 2, एक तो लोग बार बार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की बात। तो ये एक सेंसिटिव एक सेंटिमेंट है जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि किस तरफ इस बार बुंदेलखंड वोटिंग कर रहे हैं। और अगर बुंदेलखंड के मुद्दों की बात करें तो कुछ डेवलपमेंट जो हुए हैं इस तरफ, या फिर जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है ये रीजन, उसमें एक बड़ा चीज है जल जीवन मिशन, जो हर घर नल की जो एक काम हुआ है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बुंदेलखंड का जो रीजन है वो ड्राई रीजन है। तो वाटर क्राइसिस बहुत बड़ी एक मुद्दा थी और इस पे क्योंकि यूपी के सरकार में काम हुआ है तो लोग खुश नजर आए और वोटर्स भी इसके बारे में काफी बात किए। तो फिलहाल ये एक इशू उभर के सामने आ रहा है और लॉ एंड ऑर्डर भी हर एक वोटर के मुंह पे हमने सुना। जी श्रेया, इसके पहले कि मैं
जी, मैं आपके पास लौटूंगा श्रेया। वरुण सिन्हा के पास एक बार मैं जाना चाहता हूं। एटा वरुण, जहां पर आप मौजूद हैं ये भी बड़ी दिलचस्प सीट है। इस सीट के बारे में पढ़ते वक्त ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि आजादी के बाद केवल एक महिला प्रत्याशी है जो यहां से जीत कर आई है। इस बार 8 वहां पर उतरी हुई हैं। तो क्या एटा का माहौल है? क्या इस बार कोई बदलाव हो सकता है? वोटिंग परसेंटेज कैसा है, जरा समझाइए दर्शकों को। देखिए, यहाँ के लोग एक बात कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दों की राजनीति जातिगत समीकरण में कहीं दब ना जाए। और शायद यही स्थिति है कि लगातार पिछले 2012 में चारों सीटें एटा की जो थी वो समाजवादी पार्टी के पास थी। 17 में समीकरण बिल्कुल बदल गए, बीजेपी के पास चारों गई। और 22 के समीकरण क्या होंगे इस पे सबकी नजर है। वोटिंग परसेंटेज आप बता ही रहे हैं कि मैनपुरी के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो वोटिंग हो रही है वो एटा के अंदर है। लगातार सुबह से यहाँ पर लाइन्स देखने को मिल रही है। तो भीड़, उत्साह, जोश, किसी की कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हर कोई चाहता है कि अपने मत का प्रयोग करे। जहां तक मुद्दों की बात करी जाए तो यहाँ पर घंटिया और घुंघरू के नाम पर यह शहर पूरा मशहूर है। और कोरोना काल में यहाँ पर करीब 1000 कारखाने थे जो करीब 3 महीने तक बंद रहे। तो उसके जो मजदूर हैं, उसके जो श्रमिक हैं, वो रोजगार की चाह रखते हैं। उनके एक बड़े मुद्दा यहाँ पर रहता है। आलू की खेती करने वाले किसान इस बार उम्मीद के साथ ये सोच रहे हैं कि आखिर किसको वोट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, क्योंकि गन्ना बेल्ट के किसानों ने पहले और दूसरे चरण में अपने मत का प्रयोग कर लिया। तो तीसरे फेज में आलू की खेती करने वाले किसान आखिर क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा बने रहेगा। तो और हम भी लगातार नजर बनाए हुए किसके पक्ष में वो घंटियां बजने वाली हैं जो एटा में बनकर तैयार होती हैं। चुनावों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक रंग देखने को मिला सैफई में, जहां महिलाएं ट्रैक्टर में सवार होकर वोट डालने पहुंची। हमारी सहयोगी अर्पिता आर्य ने उनसे बातचीत की, हम आपको सुनवाते हैं। तो इस वक्त मैं सैफई में मौजूद हूँ और यहाँ पर क्या पुरुष, क्या यहाँ बुजुर्ग और क्या महिलाएं, उत्साह यहाँ पर सबका हाई है। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर है और गांव में कुछ खासियत ऐसी रहती है कि ट्रैक्टर के ऊपर ही पहुंचकर भर भर के, चाहे मेला लगा हो, रामलीला देखने जाना हो, लोग ऐसे ही पहुंचते हैं। और कुछ हाल यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ये मेरे पीछे मैं आपको वो तस्वीर में दिखा दूं, यहीं पर मतदान हो रहा है। सैफई का वो मतदान केंद्र जो सबसे हाई प्रोफाइल रहा, क्योंकि सुबह से ही राम गोपाल यादव यहाँ पर पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, डिंपल यादव पहुंचे। लेकिन इसी के साथ साथ एक सिलसिला थमा नहीं, वो है लोगों के पहुंचने का। सुबह से ही लोग भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, जरा बात करने की कोशिश करते हैं। मतदान करने आई है? हाँ, वोट डालने आए। अच्छा, कितने दूर से आई है? यहाँ से आए हैं बंजारा डेरा से। कितनी दूर है? ये रणवीर नगर से। कितने किलोमीटर होगा? है 2 किलो है। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान हो रहा है और सभी 59 सीटों पर सभी पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तीसरे फेज में जनता बड़े सब के सब लोग आए, साइकिल का बटन दबाएं, योगी को हटाएं, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएं, ये उनसे अपील करता हूं। हाथरस से लेके कानपुर देहात तक हाथरस तीनों सीटें जीत रहे। कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, इन 10 जिलों में बीजेपी जो है it is going to lose every seat. I live here and therefore my vote is here. Although I work in Delhi, obviously much of my work in the Supreme Court is in Delhi, but since I live here, my vote is here and I've cast my vote here. And it's a kind of reaffirmation both of democracy as well as of my association with this place. We've created that wave, haven't we? 40% of women participating, actually being candidates, and with the hope of 40% participation in everything to come in the future. And if women see this as a change, as a game changer, even better. बहुत अच्छा वातावरण है। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। कोई चुनौती नहीं, कोई नहीं। वो तनिका जो उम्मीदवार खड़ा किया तो भाग गया था, जब कोई नहीं मिल रहा था तो बैल का बकरा बनाने के लिए आखिरी दिन भेज दिया उसे। कोई चुनौती नहीं, लाखों वोट से हारेगा बीजेपी का उम्मीदवार। जो भी आज वोट डालने जा रहे हैं मतदाता, उन्हें प्रदेश के हित में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साइकिल वाले बटन को दबाकर योगी को सत्ता से बाहर करने का काम करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सभी 117 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ऐसे में सीएम चन्नी और भगवंत मान की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये हम आपको सुनवाते हैं। आज पंजाबियों के लिए खुशी का दिन है। उनको फतवा देना है तो अगले 5 साल के लिए अपने बच्चों की किस्मत, अपने नौजवान बेटे बेटियों की किस्मत, अपने बुजुर्गों की किस्मत उन्होंने किसी हाथ में देनी है। और पंजाबी हैं जो हंसते खेलते नाचते अक्सर जाने जाते हैं, तो आज खुश होकर वोट दीजिए। सरकार ऐसा है, हमने अपनी स्थिति पब्लिक के आगे रख दी है, अपने आप को पब्लिक के आगे रख दिया है। आज मैं सुबह मंदिर गुरुद्वारा आया हूँ, अपने आप को गुरु के समर्पण कर दिया है। अब जो गुरु करेगा, जो भगवान करेगा और परमात्मा करेगा और पब्लिक करेगी, वो ही होगा। क्या आशीर्वाद मांगा आपने? मैंने सर्वत के लिए भला मांगा है, पंजाब के विकास की बात की है और अच्छी सरकार परमात्मा दे और हमें शक्ति दे कि हम अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा ईमानदारी और नेक नीति से काम करें। पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में वोट करते हैं। लगभग 80, 82, संगरूर में तो 87, 88 भी हो जाता है। तो पंजाब के लोग अवेयर हैं, उनको पता है कि हमारा वोट जो है उसकी कीमत क्या है। तो पंजाब में रिकॉर्ड टूटेगा वोटिंग परसेंटेज का भी, और मुझे उम्मीद है अच्छे रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है कि माफिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इकट्ठा होके आगे आया है। लेकिन इकट्ठे को भी ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पुश्तों याद रहेगा। 176 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 59 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 117 सीटें पंजाब की हैं। लेकिन इन सीटों का गुणा गणित क्या है, इतिहास क्या कहता है, वर्तमान क्या कहता है, ये सब कुछ समझा रहे हैं मेरे सहयोगी सईद अंसारी। तो वर्चुअल ग्राफिक्स में उनके पास चलते हैं और समझते हैं कि इतिहास से लेकर आज तक क्या है इन सीटों का गुणा गणित। हम आ गए हैं पंजाब विधानसभा के बाहर। यहां पर कांग्रेस का बहुमत होगा, आम आदमी पार्टी होगी, बीजेपी होगी या फिर अकाली होंगे। 117 विधानसभा सीटों पर 23 जिलों की मतदान इस समय चल रहा है। 83 सीटें यहां पर जनरल यानी कि सामान्य वर्ग की हैं, जबकि 34 आरक्षित यानी कि रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं। कुल 117 सीटों पर 1304 उम्मीदवार हैं। वोटर 2 करोड़ 14 लाख है। मतदान केंद्र 24,740, जहां पर जबरदस्त वोटिंग चल रही है। 1 करोड़ 13 लाख पुरुष और 1 करोड़ 2 लाख महिला मतदाता इन 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। अब 2017 विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो ये है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 77 सीटों के साथ उसने अपनी सरकार बनाई थी। अकाली दल 15 पर सिमट गई थी और बीजेपी 3 पर, यानी कि अकाली और बीजेपी तब साथ में थे, अब अलग अलग है। बड़ी पार्टी के रूप में यहां उभरी थी आम आदमी पार्टी, जो 20 सीटें हासिल कर चुकी थी और इसी के सहारे अब उसे ये उम्मीद है कि वो ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 में अगर हम इसी रुझान को देखें तो बढ़त 69 सीटों पर कांग्रेस को, 14 पर बीजेपी को, अन्य 6, आम आदमी पार्टी 8 और अकाली दल 20। इस तरह से ये प्रोजेक्शन अभी हो रहा है। जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उसमें बतौर सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, और लाभ सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें दे रहे हैं टक्कर। लेकिन 2 सीटों पर चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो सतनाम सिंह राही अकाली दल से भी यहां पर हैं, जो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। चन्नी एक बार फिर से चमकौर साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर लड़ रहे हैं और यहां चरणजीत सिंह उन्हीं के हमनाम आम आदमी पार्टी से, और दर्शन सिंह जो है वो बीजेपी से टक्कर दे रहे हैं। एक और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अकाली दल के पूर्व प्रमुख प्रकाश सिंह बादल लांबी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी परंपरागत ये सीट है। गुरमीत सिंह आम आदमी पार्टी से और जगपाल सिंह कांग्रेस से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला उनका गढ़ रहा है, उनकी सीट रही है। कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी के साथ आ गए, नई पार्टी बना ली है। अजीत पाल सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से और
विष्णु शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह को टक्कर दे रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा पंजाब का पूरे पंजाब चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया अकाली दल के बड़े नेता और दोनों नामी गिरामी नेता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जीवन ज्योत कौर को भी मैदान में उतार दिया है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और दलवीर सिंह गोल्डी कांग्रेस की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं, जबकि अकाली दल की तरफ से प्रकाश चंद गर्ग भी यहां पर हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला क्या होगा, ये देखने वाला होगा। एक बड़े नेता और किसानों के आंदोलन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल समराला से, जगतार सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। चरणजीत सिंह ढिल्लन यहां अकाली दल की तरफ से मैदान में हैं। 117 सीटों के लिए पंजाब विधानसभा में जबरदस्त वोटिंग चल रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। अब पंजाब विधानसभा में कौन पक्ष में कौन विपक्ष में बैठेगा, इसका निर्णय हो जाएगा 10 तारीख। तमाम खबरों से आपको करेंगे बाखबर। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक।